नमस्कार। झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो गया है और विधानसभा के सदस्यों ने एक तरह से कहें तो स्वागत भाषण भी दिया अध्यक्ष के चुनाव के बाद और एक तरह से झारखंड की विधानसभा का अब सुचारू रूप से कार्यवाही अब शुरू हो जाएगा क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव हो गया। हेमंत सोरेन मंत्री परिषद का परिचय भी हो जाएगा सभा के सामने में और युवा चेहरे छात्र राजनीति के चमकते सितारे जयराम महतो ने भी अपना स्वागत भाषण दिया झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए अध्यक्ष के लिए। लेकिन उसके पहले जब पहले दिन जयराम महतो विधानसभा गए थे तब उन्होंने कहा था एक है तो क्या है, एक ला चलो, एक पर एक का भी राजनीति में चल सकता है और 12 लाख लोगों की आवाज को अकेले वो बुलंद करने के लिए अपनी मंशा को पूर्ण रूप से उन्होंने जाहिर किया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ और झारखंड मामले के जानकार अमित कुमार। अमित जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि शायद पहला संसद के अंदर उनका भाषण हम इसे मान सकते हैं, इसे पहला भाषण हम नहीं मानेंगे क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव पर ये एक औपचारिक मात्र है। अगर किसी विषय के ऊपर डिबेट में वो पार्टिसिपेट करते हैं तब हम उसे पहला भाषण मानते हैं आमतौर पर। फिर भी सदन के अंदर उनका बोला गया वक्तव्य जो है, जो कि पढ़ा हुआ नहीं होगा शायद, तो कैसे दिखे और क्या कॉन्फिडेंस नजर आया उनके अंदर? अमित जी, आप ये हमें बताएं। मनीष जी नमस्कार। रायसीना हिल्स के दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। मनीष जी, आज विधानसभा का जो सत्र है दूसरा दिन था। कल सारे विधायकों का शपथ ग्रहण हो गया था, तो आज वहां अध्यक्ष झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। रविंद्रनाथ महतो वापिस झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, उनको भी बधाई। और इस 5 टर्म में झारखंड विधानसभा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ऐसी भी हम लोग कामना करेंगे और राज्य का विकास हो। जो जनता जिस उम्मीद से वोट करता है तो 5 साल अब नेताओं की तरफ देखता ही रहेगा, तो ऐसा हो कि सबका कल्याण हो। अब जहां तक जयराम कुमार महतो का बात है, तो जयराम कुमार महतो मीडिया की सुर्खियों में तो बने ही हुए हैं। कल वो नंगे पांव विधानसभा में शपथ लेने के लिए आए हुए थे। आज अध्यक्ष के चुनाव के बाद उनको भी मौका मिला स्वागत भाषण का, तो मनीष जी बहुत कॉन्फिडेंट थे जैसा चुनाव। वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं, इसलिए जिस दृष्टि से आप सत्ता पक्ष को देखेंगे, जिस दृष्टि से आप विपक्ष को देखेंगे, उसी दृष्टि से मुझे भी और मेरी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मैं आपसे ये मांग करता हूं, क्योंकि आज जो हमें बात को रखने का अवसर दिया गया है, ये बधाई है। मैं आपको पुनः बधाई देने के साथ साथ बस मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूं, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूं, और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूंगा। अभी सीरियल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं। प्रचार में और अपने रैलियों में जैसा वो भाषण करते थे, तो अब उनको पब्लिक स्पीकिंग में तो मुझे लगता है कि वो फियर उनका खत्म हो गया है, क्योंकि वो खुद नेता हैं। जो इसको बोला जाता है कि आप किसी के बैसाखी पर नहीं चल रहे हैं, आप खुद ही नेता हो और आप नेतृत्व कर रहे हो एक पार्टी का। ये नया पार्टी है, उसका फाउंडर हो, और आज आपके नेतृत्व में 70 सीटों पर चुनाव हुआ और आपको 12 लाख झारखंड की जनता का पहले ही विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा जन समर्थन मिला, तो उसका कॉन्फिडेंस होता है, जो भी साफ साफ दिख रहा था। और जैसा वो लगातार चुनाव के दरमियान भी कहते आ रहे हैं, आज विधानसभा पटल पर भी उन्होंने याद दिलाया कि वो एक छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं और छात्र की राजनीति करते हैं। और उन्होंने बातचीत में 2 बातों को स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए उनका क्षेत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको प्रायोरिटी में रखेंगे, और पूरे राज्य के भी वो नेता बनना चाहते हैं। तो 2 मुद्दों को उन्होंने छुआ। राज्य के मामले में उन्होंने वो याद दिलाया कि कैमरून में 45 झारखंडी फंसे हुए हैं और वो केवल पानी
पीकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो राज्य सरकार को उन्होंने याद दिलाया कि उन झारखंडियों को का समस्या दूर किया जाए, उनको यहाँ वापस लाने का काम जो है वो किया जाए। तो ये बताता है कि वो पूरे झारखंड के विषय में सोच रहे हैं और वो केवल विधायक तक ही सीमित नहीं रहना चाहते हैं। और दूसरा, उन्होंने अपनी गांव और अपने इलाके का चर्चा करते हुए उन्होंने डिमांड भी कर डाला कि उनके इलाके को शैक्षणिक हब बनाया जाए। उन्होंने, उनका सब टर्म था कोट अनकोट शैक्षणिक हब बनाया जाए। और उनका कहना था कि शिक्षा की भारी कमी है और प्रवास, दो समस्या को उन्होंने हाईलाइट किया कि शिक्षा और प्रवास, ये दो समस्या है उनके इलाके का, और वो छात्र की राजनीति करते रहेंगे। और उसके अलावा उन्होंने जो पहले डिमांड करते आए हैं छात्रों के बारे में, उसको भी एक लाइन में उन्होंने विधानसभा पटल पर अध्यक्ष के स्वागत भाषण में सरकार तक ये संदेश देना चाहूंगा। अभी सीरियल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिलें, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं, और आप उनको संतुष्ट करें। आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। और चूंकि मैं एक विधानसभा से भी आता हूं, तो मैं आपको अपने विधानसभा के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा, मेरा विधानसभा जो कि परासनाथ की तराइयों में आता है, वहां जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं। अतः आपसे हमारी मांग होगी कि वहां शैक्षणिक हब में हमारे विधानसभा को तब्दील किया जाए। और साथ ही जो प्रवास की समस्या है, मैं इसलिए इस विषय को कहूंगा, मैं थोड़ा समय लेकर, कि आज देखिए इस सदन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार है। उन्होंने उसको भी हाईलाइट किया। इसके अलावा चूंकि ना तो वो सत्ता दल के हैं ना वो विपक्ष के हैं, तो इसको हाईलाइट करते हुए उन्होंने अध्यक्ष से निवेदन किया है कि उनको भी बार बार अवसर मिले विधानसभा में और उनके साथ समान व्यवहार हो। तो इस तरह की बातें हुई हैं मनीष जी, और काफी प्रभावित किया। और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल चरण आसमान पे है। और वो कल जो उजला जैकेट में नजर आए थे, आज भी वही सफेद जैकेट पहनकर वो विधानसभा में मौजूद थे। मनीष जी, तो हम ये मान सकते हैं कि ये उनका ट्रेडमार्क पोशाक है, एक सफेद लिबास में वो रहते हैं। और जो उन्होंने चिंता जाहिर की है कि उन्हें भी पर्याप्त वक्त मिले संसद के अंदर में, सभा के अंदर में जनता की आवाज को उठाने का, वो जायज है। क्योंकि 81 सदस्यों का विधानसभा है झारखंड, और हम ये आमतौर पर जानते हैं और दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि संसद में अगर किसी विषय पर डिबेट होता है, तब सभी जो पार्टियां होती हैं उनको कोटा के तहत घंटे दिए जाते हैं, समय अवधि दिया जाता है, और उस समय अवधि को वो पार्टियां आपस में बांट देती हैं। जो भी डिबेट करते हैं उस विषय के ऊपर, पार्टियों के अलावा जो एक सदस्यीय पार्टी होती है या 2 सदस्यीय या छोटी पार्टियां होती हैं, उनको भी समय दिया जाता है, लेकिन उसी अनुपात में उनके पास बहुत ही कम समय होता है। तो कभी न कभी कहीं न कहीं हमें ये भी देखा जाता है कि उन्हें 3 मिनट का वक्त, 2 मिनट का वक्त इस तरह से भी मिलता है विषय पर बोलने के लिए। तो हम आपको पहले ही बता दें कि जयराम महतो के लिए बड़ी चुनौती होगी किसी विषय पर लंबा भाषण देने के लिए, वो आपको शायद सुनने को ना मिले संसद के अंदर। तो विषय ये है, दर्शकों से बहुत ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक थोक के भाव में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करते रहें। अमित जी का भी न्यूज स्पीकर एक नया चैनल है जिसके ऊपर विषयों के ऊपर बड़ी गंभीरता से और सजगता से वो अपनी बातों को रखते हैं। हमें उम्मीद है कि जो दर्शक द रायसीना हिल्स के हैं वो अमित जी के यूट्यूब चैनल को भी इसी तरह से अपना आशीर्वाद और समर्थन देते रहेंगे। अमित जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि झारखंड में जो विधानसभा है उनका अध्यक्ष भी एक महतो को बनाया गया है, तो क्या महतो राजनीति और जयराम महतो के उभरते हुए सितारे से झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी कुछ परेशानी का सबब आपको दिखाई पड़ रहा है? मनीष जी, हम लोग बार बार बात करते हैं तो झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे अधिक संख्या में है, जो कि हम लोग 25 से 28% तक की बात करते हैं, जिससे खुद हेमंत सोरेन आते हैं। और जो उसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि ओबीसी में महतो एक बहुत बड़ा वहां संख्या है, जो कि उसको झारखंड में कुर्मी कहते हैं और बिहार और
अन्य जगहों के कुर्मी से वो अपने आप को अलग बताते हैं। वो आदिवासी कुर्मी ही बेसिकली कहते हैं, वो लोग मूलवासी हैं वहां के। तो उनकी भी बहुतायत है, बहुत उनकी संख्या बहुत है, और लगातार से झारखंड में कोई ना कोई हर पार्टी में महतो नेता को प्राथमिकता मिलती है और उनमें नेता सामने आते रहे हैं। तो सुदेश महतो भी आजसू पार्टी के जो मुखिया हैं वो भी उसी वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करते रहे हैं, और उसी वोट बैंक में इतना दम है मनीष जी की उनको 10 सीट तक बीजेपी जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भी चुनाव से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस विषय को गंभीरता पूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें, और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आपने जो शायद अपने पिता को खोया है, पुनः उसके प्रति हम ढांढस, शोक, संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन, वंदन। जय झारखंड, जोहार झारखंड। लड़ने के लिए 81 में ही उनको 10 सीट का ऑफर दे दिया था। तो जयराम महतो खुद महतो वोट बैंक में बहुत बड़ा सिंध लगाने में सफल हुए, और उसी के कारण उनको अप्रत्याशित सफलता मिली। 2 जगह 3 जगह उनकी पार्टी के प्रत्याशी नंबर 2 पे रहे, और 6 जगह उनके प्रत्याशी नंबर 3 पर रहे। और जहां तक जेएमएम का बात है, तो जेएमएम भी अपने फाउंडेशन डे, जब से वो उसको फाउंडेशन किया गया है, तब से महतो के बड़े बड़े नेता जेएमएम में लगातार से अपना प्रेजेंस बनाए हुए हैं। गुरुजी जो शिबू सोरेन हैं, उनके साथ भी निर्मल महतो और कई महतो नेता समय समय पर रहे हैं, और जेएमएम को मजबूती देने का काम किया है। मंत्रिमंडल में भी एक महतो है, और ये जो आज जो अध्यक्ष चुने गए हैं रविंद्रनाथ महतो, ये पहले भी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो मतलब ये रिपीट हो रहा है ये मैटर। तो जी, तो इसका ये मतलब हुआ कि महतो को आप मान के चलो कि वो वहां की प्रोमिनेंस जाती है, और सब पार्टी उसको अपने ढंग से उसका महत्व दे रही है, और वो वोट बैंक को कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। मनीष जी। अमित जी, आपने बड़ी सहजता से ये बताया कि जयराम महतो ने अपने पहले भाषण में छात्रों के मुद्दों को उठाया, और ये उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की कि उनका जो क्षेत्र है वो शैक्षणिक क्षेत्र में एक झारखंड के अंदर एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि हब के रूप में राज्य पटल पर और देश के पटल पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उभरे, ऐसे उनकी चिंताएं हैं। अमित जी, हम जानते हैं कि रांची जो झारखंड में है वहाँ शैक्षणिक संस्थाएं काफी हैं, और उसके बाद जमशेदपुर में काफी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, और धनबाद जिस जिले से जयराम महतो आते हैं, धनबाद भी एक बहुत बड़ा शैक्षणिक स्थान है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस अब आईआईटी धनबाद के रूप में तब्दील हो चुका है। हम जानते हैं कि बड़े बड़े अच्छे स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स भी धनबाद के अंदर में हैं, कॉलेजेस भी हैं, लेकिन जिस तरह का निवेश शिक्षा में होना चाहिए धनबाद में, वो कहीं ना कहीं रांची के तुलना में नहीं हो पाया। क्या उम्मीदें आपको लगता है, ये हम जानते हैं कि कोचिंग व्यवसाय का बहुत बड़ा जड़ धनबाद में बन चुका है। ये हम जितने भी देश में बड़े बड़े कोचिंग उद्योग के नाम हम सुनते हैं, वो सब के सब धनबाद में हैं, ये हमें मालूम है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, संस्थागत लेवल पर जो होना चाहिए शैक्षणिक संस्थानों का वहां पर भागीदारी धनबाद के अंदर में, वो शायद नहीं है। और अमित जी, क्यों नहीं है? मनीष जी, झारखंड में जो आबादी है, आबादी के अनुपात में अगर आप शैक्षणिक संस्थाओं की बात करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कमी है। और जब उसमें कमी होती है तो उसमें 2 चीज का सफर करना पड़ता है। मतलब लोगों को 2 तरह की कठिनाई होती है। एक तो शिक्षा महंगा हो जाता है, शिक्षा महंगी हो जाएगी। जब भी मांग ज्यादा है और
वो खुद उनकी संख्या कम है, तो उस शिक्षा शैक्षणिक व्यवस्था का और शिक्षा का महंगा होना, तो ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीजन है। झारखंड में भी शिक्षा धीरे धीरे बहुत महंगा हो गया है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं धनबाद का, तो धनबाद से मनीष जी किसी हालत में कम बड़ा हब नहीं है रांची राजधानी जो है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, ये सब इंडस्ट्रियल टाउन भी हैं और शुरू से ही शिक्षा का केंद्र रहे हैं। लेकिन सदियों से अगर आप बात करेंगे तो हायर एजुकेशन का ज्यादा कमी है। स्कूल एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, +2 तक लोगों को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बड़े कॉलेज जो अब कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो अब आना शुरू कर दिए हैं, कुछ वहां जड़ें जमने लगी है। लेकिन जैसे आप IITs की बात कर रहे हैं, ऐसे ही बिरला का BIT मेसरा रांची में, तो तकनीकी के भी बहुत सारे एक तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ये गंभीर विषय है और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस विषय को गंभीरता पूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय MIT भी है जमशेदपुर में, सिंदरी में है, तो वो सब तो है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में बिल्कुल नहीं है। और उनका आधुनिकीकरण आज के जमाने में जिस तरह से बदलाव होना चाहिए था, वो भी उससे भी दूर है, बदलाव से भी दूर है। तो बहुत काम किए जाने की जरूरत है मनीष जी। चूंकि झारखंड का भी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन शिक्षा के लिए भी माइग्रेट करता है, वो दिल्ली और मेट्रो की तरफ जा रहा है। ये अपने आप में आपको ये इंडिकेटर है कि कोई नहीं चाहता है, सब चाहता है कि शिक्षा उसके घर के आसपास मिल जाए, वो सस्ता भी होगा, उनको अलग से पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा बोझ होता है, बहुत दबाव होता है अपने बच्चों को बाहर भेजकर पढ़ाना, खास करके महिला आबादी को, तो उसके साथ और दुगना चैलेंज है। और जिस हिसाब से महिलाओं का समर्थन इस सरकार को मिला है, हम समझते हैं कि सरकार भी शिक्षा के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। मनीष जी। अमित जी, जयराम महतो ने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो है बहुत संजीदगी से विधानसभा के पटल पर रखा है और हेमंत सोरेन सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए। और हम जानते हैं कि जमशेदपुर में एक्सएलआरआई है और टाटा के वहां पर स्टील प्लांट होने की वजह से जो कौशल के क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाएं वहां पर आई हैं, उसका योगदान देश में नहीं विश्व पटल पर हुआ है। एक्सएलआरआई से निकले हुए मैनेजमेंट के जो ग्रेजुएट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना उद्योग जगत में योगदान दे रहे हैं। रांची में जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, XISS है, रांची में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, काफी संस्थागत है। लेकिन आपने बड़ी बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है कि आपकी पब्लिक स्कूल तो हैं, +2 की पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन +2 की पढ़ाई के बाद मजबूरन पलायन की नौबत आ जाती है, मजबूरी हो जाती है और कहीं ना कहीं जो परिवार हैं उनके ऊपर वित्तीय बोझ भी पड़ रहा है इस पलायन का, जिसका कारण शिक्षा है। तो क्यों नहीं हायर एजुकेशन में, शैक्षणिक संस्थानों में, तकनीकी जगत में भी ज्यादा धनबाद का हो, जमशेदपुर का हो, बोकारो का है, इन क्षेत्रों में मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के या बाकी जो स्किल्स होते हैं उनके क्यों ना संस्थाएं लगें। और वो लगें तो अमित जी, क्या ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जयराम महतो हेमंत सोरेन से एक मीटिंग करें, बात मांगे, अपनी डिमांड करें कि से जाकर के बातें करें, मुंबई जाएं और उनसे अपील करें कि आप स्किल के क्षेत्र में संस्थाओं को शैक्षणिक क्षेत्रों में लगाएं, इन क्षेत्रों में? मनीष जी, अब तो जयराम विधायक हैं, उनका अधिकार भी है और अपने जनता को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री से बार बार डिमांड करें जो भी चीज महसूस करते हैं कि कमी है उनके इलाके में या राज्य में। लेकिन देखो, भारत सरकार का भी बहुत सारा योजना बहुत सारा चल रहा है, तो राज्य सरकार को भी चाहिए कि भारत सरकार के साथ भी मिलकर चले और जो कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार का, उसके पास बहुत सारा योजना है और भारत सरकार
का, चूंकि मोदी जी का ये बहुत पेट प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं वो है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है कौशल योजनाओं का। तो कहीं ना कहीं भारत में सरकारी योजना में लोग क्या है, शॉर्टकट खाली पैसा कमाने के लिए सोचते हैं, खाना पूर्ति कर देते हैं, वो संख्या दिखला दिया जाता है कि हमने ट्रेनिंग दे दिया, ये दे दिया। लेकिन अगर आप पूरा वैश्विक परिवेश में उस हिसाब से भी देखेंगे, परिदृश्य में भी देखेंगे, वैश्विक परिदृश्य में, तो आपको पता चलेगा कि स्किल का बहुत वैल्यू है मनीष जी, और स्किल बेस्ड ही आपको आने वाले समय में इंडस्ट्री में आपको नौकरी मिलेगा या कॉर्पोरेट जगत में आपकी एंट्री होगी। पुराना जो हम लोग कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम लोग उसमें बहुत बदलाव की जरूरत है, और इस बात को मोदी जी भली भांति समझते हैं, क्योंकि उद्योगपतियों से उनका बहुत इंटरेक्शन होता है, वो इंटरनेशनल हर देश का यात्रा करते रहते हैं, हर जगह से उनका कम्युनिकेशन अच्छा है, उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा है, इसीलिए वो भारत में आने वाले समय में सबको नौकरी मिले, अच्छा नौकरी मिले, तो इसके लिए उनका स्किल पर बहुत जोर है। तो झारखंड को भी उस योजना में कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा अपने यहाँ भी स्किल डेवलपमेंट का क्लासेस, कोर्सेस को इंट्रोड्यूस करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करें, और उस तरह का अपॉर्चुनिटी सरकार बनाकर दे ताकि उनका कंजम्पशन भी हो। तो अभी तो जस्ट सरकार की शुरुआत है, 5 साल होना है। हेमंत भी अब पहले से मेच्योर हो गए हैं, वो चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं, एक पूरा 5 साल टर्म उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री पार किया है। तो अब उनको भी चाहिए होगा कि वो भी थोड़ा सीरियसली जो असली ऐसा अपना नाम और सब कुछ पहचान बनाए कि 5 साल के बाद उनको फिर जब दोबारा जनमत के लिए जाना पड़े तो उनको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं हो। मनीष जी। बिल्कुल सही कहा आपने अमित जी। जयराम महतो ने अपने पहले ही भाषण में विधानसभा में स्पष्ट कर दिया कि जनता की आवाज वो क्यों बन करके उभरना चाह रहे हैं, क्योंकि जो वाकई में बहुत ही बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि पलायन, शिक्षा के लिए पलायन, रोजगार के लिए पलायन, इस पलायन के मुद्दे को उन्होंने संसद में आज उठाया और उन्होंने अपील किया कि जो सरकार है इस मुद्दे को, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करे। पलायन एक बहुत बड़ा कष्टदायक मुद्दा है लोगों के लिए, क्योंकि पलायन से वित्तीय बोझ आता है, पलायन से परिवार में बिखराव भी आता है, कहीं ना कहीं ये मानवीय एक मुद्दा भी है जिसके ऊपर जयराम महतो ने अपना ध्यान दिया है अपने पहले भाषण में। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में झारखंड की जो सरकार है पलायन के मुद्दे पर बहुत ही गंभीरता से केंद्र सरकार के साथ मिलकर करके ऐसे सुझाव और सॉल्यूशन पर काम करेंगी कि आने वाले समय में झारखंड के लोगों के बच्चों को शिक्षा के लिए कम से कम पलायन करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप जमशेदपुर, रांची जैसे शहरों में भी रह करके ऐसी शिक्षा पा सकते हैं कि आपको अमेरिका जैसे में जो उद्योग हैं वो भी आपको हाथों हाथ अपने यहाँ काम करने के लिए ऑफर दे सकते हैं। तो ऐसे में जगह मायना नहीं रखता है कि आप पढ़ाई कहाँ से करते हैं, मायना ये रखता है कि संस्था कैसी है, उसमें ताकत कैसी है और वहां पर कितनी गंभीरता है शिक्षा को लेकर करके। अमित जी ने कई सारे विषयों के साथ हमें रूबरू कराया। दर्शकों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लिंक ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें, और खूब सारे आप कमेंट्स भी दें, सुझाव भी दें कि हम किन विषयों पर चर्चा करें। और हम आपसे वायदा करते हैं और हम दोनों ही, आप जो भी कमेंट्स दे रहे हैं उसे हम पढ़ते भी हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि रविवार के दिन हम उन जो भी आप कमेंट्स लिख रहे हैं उसका हम आपको जवाब भी देंगे, और एक तरह से हम आपके साथ जुड़ने का भी प्रयास करेंगे ताकि आपके जो विषय हैं उसके ऊपर भी हम एक सार्थक चर्चा कर पाए और आपकी आवाज बन करके हम आपके सामने आ पाए। अमित जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विषय के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।